हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज से इस लेक्चर से अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, इसलिए बच्चों वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन नहीं देखते हो तो इसलिए बाद में होता है कि सर ये तो बाहर से आया था, ये हमें नहीं पता है, हमें नहीं आता है। तो आप लोग जरूर ध्यान से देना बच्चों, ध्यान देना। और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, इसलिए उन क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि कहता है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज बर्न्ड इन एयर। आप कोई मैग्नीशियम रिबन लेते हो तो उसको अगर आप एयर में जलाने से पहले आप इसको क्या करते हो, रब करते हो। क्यों रब करते हो, क्या कारण है, हमें रब करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो क्या होता है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम जो होता है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या करता है, जहाँ ये स्टोर किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, जब ये स्टोर जहाँ किया जाता है वहाँ पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर, पूरे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। तो अब वो लेयर है, तो अगर आप उसको जलाओगे तो वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि और फिर वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ चुकी है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको रब करना पड़ता है। हम एक सैंड पेपर लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं, फिर अगर हम उसको जलाएंगे तो आसानी के साथ वो जलेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। देखो मैंने लिख दिया है कि मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल, काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है। व्हेन स्टोर्ड, जब यहाँ ये जहाँ ये रखा जाता है, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है ऑन इट्स सरफेस, अपने सरफेस के ऊपर। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल, ये काफ़ी स्टेबल होता है एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और ये आगे जो रिएक्शन होना था मैग्नीशियम ऑक्सीजन का, उसको नहीं होने देता है ये लेयर। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाई सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से रगड़ते हैं ताकि ये जो लेयर है वो हट जाए, फिर ये रिएक्ट करने के अवस्था में आ जाएगा ऑक्सीजन से। तब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो जलेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है भाई देखो, ये आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है और आपको वर्ड इक्वेशन दिए गए हैं, तो आपको इसको रिएक्शन में बदलना है। ओके, चलो भाई पहला क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या है। फर्स्ट कहता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो हाइड्रोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, H2 से। ये क्या है, हमारा एक गैस है, प्लस क्लोरीन Cl2 से, ये भी हमारा क्या है, गैस है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, ये हो जाएगा HCl। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। चलो भाई अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा देखो क्या है, बेरियम क्लोराइड। अब देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 होता है, प्लस अब ये सब याद रखा करो। अब एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितनी होती है, 3, SO4 के 2 होती है, इसलिए SO4 का 2 के नीचे, Al के नीचे, Al का SO4 के नीचे। तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जब ये रिएक्ट करते हैं, ये भी आपका एक्वस है और ये भी एक्वस है। एक्वस है मतलब पानी में मिला करके इसको रखा गया है। तो अब देखो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है भाई, बेरियम सल्फेट। आपको वर्ड इक्वेशन दी गई, बस को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। बेरियम सल्फेट BaSO4
ठीक, और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस AlCl3। ठीक है, अब ये हमने रिएक्शन तो लिख ली, अब इसको देखो बैलेंस करना सीखो, बैलेंसिंग करो भाई। यहाँ देखो Al 2 है तो यहाँ पे 2Al लगा दिया, ठीक, यहाँ SO4 3 देखा तो यहाँ पे 3 लगा दिया। अब यहाँ पे भी 3 कर दो तो देखो 3 या 6 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो आपको बैलेंस भी करते हुए चलना है। चलो अब तीसरे की तरफ चलते हैं, थर्ड इक्वेशन। थर्ड कहता है कि सोडियम ले लो भाई, सोडियम क्या होता है Na प्लस वाटर H2O। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, NaOH। ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसका मतलब H2। तो बैलेंसिंग करना सीखते हैं। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2NaOH कर दिया, यहाँ भी 2NaOH कर दिया, और यहाँ पे 2H2O कर दिया। 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 Na, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशंस में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, आपको वर्ड इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप लोग कर लोगे। कोई दिक्कत, परेशानी, असुविधा हो रही हो तो जरूर बता दो। ओके, नोट कर लो। चलो भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ये आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है विथ सिंबल्स, सिंबल्स के साथ लिखना है। हमने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लीजिएगा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ सिंबल्स। ठीक है, तो अब देखो यहां पे जो पहला है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो कि मतलब बेरियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया गया, अब वो सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो इसका मतलब बेरियम क्लोराइड अगर आप ले रहे हो, क्या है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, BaCl2। ठीक, अब इसका सिंबल लिखना है, तो ये क्या है, सॉल्यूशन है, इसलिए क्या लिखेंगे, एक्वस। ठीक, एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मतलब हो गया Na2SO4, और ये भी क्या है, इन वाटर, इनका सॉल्यूशन किस में तैयार किया गया, वाटर में, इसका मतलब ये भी एक्वस है। ठीक, जब रिएक्ट करता है तो गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, अब वो एक बेरियम सल्फेट देता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, मतलब इनसॉल्युबल का मतलब वो घुलेगा नहीं, इसका मतलब वो क्या होगा, सॉलिड होगा। तो बेरियम सल्फेट BaSO4, ये क्या हो गया, ये हमारा सॉलिड हो गया, प्लस इसके बाद क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस BaCl2, और ये क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है, इसलिए ये एक्वस। अब देखो अगर, एक मिनट, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, सॉरी, सोडियम क्लोराइड, तो यहां पे आ जाएगा NaCl, ये भी क्या है, एक्वस है। अब देखो बैलेंसिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला है। तो अब बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 आया तो वहाँ भी क्लोरीन को 2 कर दो, यहाँ 2 लगा दिया। अब यहाँ क्लोरीन 2 Na2, यहाँ भी 2 Na, तो अभी हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो आप लोग को बैलेंस भी करते चलना है। ठीक है, बैलेंसिंग करना मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को, जब भी केमिकल रिएक्शन देगा तो आप उसको बैलेंस अपने से करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन
किस में दे दिया, वाटर में दे दिया। इसका मतलब अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना आपको आना चाहिए। ये तो बहुत छोटी चीज़ है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये क्या है, वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया, इसका मतलब ये एक्वस हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो भाई, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसका मतलब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी एक्वस है क्योंकि इसका भी वाटर में सॉल्यूशन तैयार किया गया है। चलो भाई, रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है, NaCl प्लस H2O, ये भी आपका क्या है, एक्वस ही है, और ये आपका क्या है, लिक्विड है। ठीक, बैलेंसिंग चेक करो है कि नहीं, नहीं बैलेंसिंग है, तो इसी को आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, और एग्जाम्स में जरूर पूछता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, एक सॉल्यूशन होता है सब्सटेंस X का, जिसका हम लोग यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉशिंग मतलब चूना पोतते हो घर में सफाई के लिए दीवार पे, तो उसका नाम बताना है। आपको ये नाम पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो देखो पहला क्या कह रहा है, कह रहा है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सब्सटेंस का नाम क्या है पहले वो बताओ। द नेम ऑफ सब्सटेंस क्या नाम है भाई, सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, उसका फॉर्मूला है CaO। इसी का यूज हम लोग करते हैं चूना, जो घर में पुताई करते हैं हम लोग, व्हाइट कलर का, जो आप तो डिस्टेम्पर्स आ गए हैं, लेकिन पहले चूना यूज होता था। ठीक है, तो वही है कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि राइट द रिएक्शन विथ वाटर। इस X जो सब्सटेंस है इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ दिखाइए। तो देखो ध्यान से देखना, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो हमने क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसी को नाम दिया जाता है क्विक लाइम। याद रखिएगा क्विक लाइम, और ये क्या होता है, ये हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, प्लस रिएक्शन किसके साथ दिखाना है, वाटर के साथ दिखाना है, तो वाटर तो हो गया H2O, ये हमारा क्या होता है, लिक्विड। ठीक, जब ये रिएक्ट करता है, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, क्योंकि आप ले आते हो खड़ा चूना, ले आते हो किसी बाल्टी में डालते हो, उसमें पानी डाल देते हो, तो देखोगे वो क्या करना है, वो गर्म हो जाता है, एकदम पूरा खौलने लगता है, तो तुरंत रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्वस होता है, और इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं, घर की दीवार को पेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्लैग्ड लाइम। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है बच्चों, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, खड़ा चूना, जब इसको पानी के साथ मिला देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग यूज करते हैं चूना करने में दीवार पे। ओके, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर ये तो ये क्या क्या पूछा था क्वेश्चन, पूछने
क्या पूछा इस पर भी डिपेंड करता है। देखो इसने पूछा क्या था, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, एक एक्स का सॉल्यूशन जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, तो आपको एक्स का नाम बताने के लिए बोला था। अगर बोलता कि नेम द सब्सटेंस, नेम द सॉल्यूशन विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तब यहां पे CaO नहीं लिखते, तब लिखते CaOH का ट्वाइस। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी डिपेंड करता है। आपने ये जान लिया, एग्जाम में आपने उसने पूछ दिया द सॉल्यूशन विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तब आपने अगर CaO लिख दिया तो गलत हो गया, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन को मत समझो, उसके पीछे जो पूछने का क्या लॉजिक है वो समझो। वो समझोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे आसानी के साथ। ओके, नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। एक एक्टिविटी दी गई है आपके एनसीईआरटी बुक में, और वो एक्टिविटी किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हो गया कि हमने वाटर लिया, तो उसमें हमने करंट फ्लो करा दिया, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब हमने रखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब में डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट होता है, डबल जस्ट कलेक्ट होता है दूसरे टेस्ट ट्यूब से। तो कहता है नेम दिस गैस, इस गैस का नाम बताइए। तो इलेक्ट्रोलिसिस तो मैंने बता रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस जरूर पूछी जाती है एग्जामिनेशन, इसलिए उसका डेफिनेशन याद रखिएगा। अब देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस किसका कराते हैं, वाटर का कराते हैं। तो वाटर में क्या है, वाटर में 2 चीज़ें हैं। वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है क्योंकि H2O बनता है वाटर। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, Therefore the amount of hydrogen and oxygen प्रोड्यूस, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो वो ब्रेक होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो जो प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो किस रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन इस रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो हम लोग टेस्ट ट्यूब रखे हैं उसमें यही गैस तो जाके इकट्ठी होंगी, तो गैस हाइड्रोजन ज़्यादा बन रहा है तो हाइड्रोजन ज़्यादा इकट्ठी होगी और ऑक्सीजन कम होगी, और ये रेशियो 2:1 जस्ट डबल का है। इसका मतलब एक में अगर ऑक्सीजन आई है तो हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाएगी। तो गैस का नाम बोला था, एक गैस का नाम हाइड्रोजन हो गया, दूसरे गैस का नाम ऑक्सीजन हो गया। समझ में आ गया? ओके, नोट कर लो, कुछ नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ लोगे चीज़ें याद रहेंगी। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अगर उसमें एक आयरन की किल डाल देते हैं तो उसका कलर क्यों बदल जाता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद ध्यान देना। देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है तो आपने ले लिया CuSO4 सॉल्यूशन है, इसलिए एक्वस हो गया। ठीक, अब पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर हमें पता होना चाहिए, तो याद रखना ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर होता है ओरिजिनल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। अब इसमें क्या डालना है आपने, आयरन की नेल डाल दी, आयरन की किल डाल दी। आपने क्या लिया, एक आयरन सॉलिड लिया, इसमें डुबा दिया, गिरा दिया, डाल दिया। तो अब देखो होता क्या है बच्चों, मैंने लास्ट में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मैंने बोला था कि देखो यहां क्या होता है कि आयरन जो होता है, जो एक्टिविटी सीरीज होती है या रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसमें आयरन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है। जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव आया तो इस कम वाले को हटा देगा, कहेगा हटो, भाग जाओ।
तो ये आयरन इस कॉपर को हटाएगा और खुद जाके यहाँ बैठ जाएगा। तो जैसे ही ये कॉपर को हटाया और खुद जाके बैठा और कॉपर को दूर कर दिया, तो क्या होगा? अब ये तो एक्वस होगा, लेकिन जो आयरन सल्फेट होता है ये क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। अभी जो ये सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था। धीरे धीरे जब आपने आयरन की नील डाल दी उसमें, तो इसका कलर धीरे धीरे फेड होगा और ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, ये किसका एक एग्जाम्पल हो गया? ये आपको मैंने रिएक्शन बताया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये उसी का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मजेदार मजेदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो हमको आपने बताया ही नहीं था। अरे बताया है भाई, देखो तो, किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ोगे, डाउट होगा, जब पूछोगे तब ना समझ में आएगा। आपने चैप्टर पढ़ लिया, ओहो अब तो हमें सब कुछ आ गया, अब तो कभी ज़िंदगी में देखूंगा ही नहीं, सीधे एग्जाम में जाकर टीप के आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है बाबू, आपको पढ़ना पड़ता है। और बच्चों एक बात याद रखना हमेशा, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, वाकई में आगे आप बढ़ना चाहते हो, तो एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। हमने पढ़ने का तरीका बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। कोई किताब मत छुओ, साइड बुक कुछ मत छुओ, बस एनसीईआरटी उठाओ, एक पेंसिल लो, पहले चैप्टर से, पहली लाइन से, चैप्टर के नेम से अंडरलाइन करना शुरू करो, पढ़ते चलो, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। और जिस वर्ड की मीनिंग ना समझ में आए, डिक्शनरी खोलो, वर्ड की मीनिंग देखो, वहाँ हिंदी में लिख दो। जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन, जब हाथ चलता रहेगा उसको अंडरलाइन करने के लिए और आपका ब्रेन उसको पढ़ रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन फुल वहाँ पे होता है। और आप लोग कैसे पढ़ते हो? ऐसे, Why should a magnesium ribbon is cleaned before it is burnt in air? तो अब रटोगे, मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली ऐसे नहीं होता। इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, देन स्टडी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। पहले एनसीईआरटी पढ़ लो पूरी, फिर जो किताब पढ़ना हो बेटा सब पढ़ लेना, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे, साइड बुक्स पढ़ोगे तो बस खाली क्वेश्चंस देखोगे और आगे बढ़ते चलोगे। कॉन्सेप्ट सीखना है तो एनसीईआरटी बुक पढ़ो, और जहाँ ये वर्ड आ जाए और ये क्वेश्चन मार्क लिखा हो, उसका आंसर खुद से ढूंढो, तब ये ब्रेन वर्क करना शुरू करता है। ऐसे तो आप पढ़ोगे तो ब्रेन वर्क थोड़ी करता है। जब आप इस वाई का मतलब, इस वाई का मीनिंग खोजते हो, वाई क्यों लिखा गया है ये खोजते हो, तब ये दिमाग वर्क करता है, तब वो चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर होती हैं। तो आप पढ़ना स्टार्ट करो बच्चों, तभी आपको मज़ा आएगा, नहीं तो फिर सजा हो जाएगी। नोट कर लो, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक रिएक्शन याद हो जाएगा। देखो कहता क्या है, गिवन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे बोल दिया कि अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10 जो एक्टिविटी में जो रिएक्शन दिया गया उसको छोड़ के कोई भी रिएक्शन लिख दो, डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो चलो भाई एक रिएक्शन हम लिख देते हैं जो वहाँ पे नहीं दिया गया है, और आपको इसको याद रखना है। देखो क्या करो कि आपने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया प्लस, ठीक है, और आपने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड। क्या ले लिया? कैल्शियम क्लोराइड।
का एक्वस सॉल्यूशन आपने ले लिया। तो अब ये जब रिएक्ट करते हैं, तो ये सोडियम क्या करता है, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहां पे आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2NaCl लगा दिया और ये बाकी चीज़ें बैलेंस हो गई। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड होता है और ये हमारा एक्वस होता है। तो इसने क्या किया, यहाँ देखिए सोडियम कैल्शियम आपस में डिस्प्लेस हो गए, क्योंकि ये दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एग्जांपल, इसको याद रखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दो रिएक्शन आपके पास दिए गए हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। आपको सब्सटेंस फाइंड आउट करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ये बताना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूवल, हाइड्रोजन का एक्सेप्टेंस होता है, वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो, पहले इक्वेशन में अगर हम देखें, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ सोडियम था, सोडियम ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो क्या होगा, सोडियम ये क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन रिड्यूस। इसका मतलब पहले क्वेश्चन में सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, क्यों होगा, एज इट गेन्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। एंड जो हमारा ऑक्सीजन होगा गेट्स रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, दूसरे में क्या कहता है कि यहां देखो CuO है, तो अब यहाँ पे CuO से Cu मिल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो यहाँ पे CuO जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है, इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, CuO रिड्यूस्ड टू कॉपर, CuO रिड्यूस होके कॉपर में चेंज हो रहा है, एंड हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर, एंड हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन करने से हमारा क्या होगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे था। इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को नहीं देखते हो। आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया, तो ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है कि बच्चों आप लोग आदत डालो, ये सब करो। पूरा चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप इन क्वेश्चन को अपने से सॉल्व नहीं कर लेते। जब आप अपने से पूरे क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर ले गए, तो ये मान लेना, ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको फिर दोबारा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिना देखे, बिना कुछ किताब पलटे, बिना पीछे पढ़ना पलटे, आपको पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना होगा। बच्चों आप लोग आदत नहीं डालते हो, आप लोग पढ़ते हो लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ते हो। जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब एक कॉपी उठा लो, रफ कॉपी से ही उठा लो, डालो एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज, अब क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो। कहोगे सर बहुत टाइम टेकन, अरे यार इतना टाइम आप वेस्ट कर देते हो,
लिखो, एक बार करोगे ना आपको इतना मज़ा आएगा। मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, मैं भी किताब खोलता बोलता बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देख लिए, मैं आंसर लिख सॉल्व कर देता, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी लिखने के लिए। मैं भी लिख रहा हूँ तो मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी मज़ा आ रहा है, तो आप भी मज़े लो भाई। आप करोगे तब मज़ा आएगा। आप क्या करते हो बस ऐसे ही हमने कर दिया, आप लोग खाली वीडियो उठा के देख लोगे, होगा हाँ बहुत अच्छा समझ में आ गया, समझ में गया। अरे भाई ये मैंने मेहनत की ना तो मुझे समझ में आया। आप इसी को अपने सामने मेहनत करोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको वीडियो देख के ऐसे बाबा जी का कोई ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इससे 2 गुना मेहनत अगर आप करोगे तभी आपको चीज़ समझ में आएंगी। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक बार में चीज़ समझ सकता हूँ, लेकिन आप स्टूडेंट हो, आप एक बार में ये नहीं समझ सकते, तो आपको भी उसे ढालना पड़ेगा, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तब समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो ये बच्चों 8 क्वेश्चंस थे। तो अब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप लोग एक बार इसको ज़रूर पढ़िए। ओके, थैंक यू।